स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रीट्स जो कि संवैधानिक उपचार कहे जाते हैं उस विषय में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका अर्थ है, कितना इसका दायरा है और कैसे काम करती है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 32 में। 32 के तहत अनुसार ये अधिकार मौलिक अधिकार के लिए प्रभावी कार्यवाही न्यायालय के द्वारा कर सकता है। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर हनन आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, उनका यदि हनन होगा तब आप न्यायालय की शरण नहीं जा सकते हो। यदि आपके मूल अधिकार जो कि 6 हैं, 6 प्रकार के, उनका हनन हुआ तभी आप न्यायालय जाते हैं। किस आधार पर जाते हैं? अनुच्छेद 32 के अधीन आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं। अनुच्छेद 226 के अधीन आप हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला ये कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर प्रस्तावना होगा। यदि यह यूं पूछा जाए कि अंबेडकर जी ने किसको कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, तो वो अनुच्छेद 32 होगा। तो द्वंद्व में मत रहिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 रीटें दायर करने का अधिकार है। इन रीट्स के बारे में अब पढ़ लेते हैं ब्रीफली। कौन सी रीट क्या बोलती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुचर्चित रीट है। इसको हेबस कॉर्पस बोला गया है। ठीक है, हेबस कॉर्पस। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से ही समझ में आ रहा है, यदि किसी को बंदी बनाया गया है, न्यायालय आदेश देगा उसको सामने लाने के लिए। ठीक है। दूसरी रीट है परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हों, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ध्यान रखना, किसी संस्था और व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश नहीं जारी होगी। यहाँ पे बस 2 शब्द नोटेबल हैं, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक अभिकरण, इनके अधीन। ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। परमादेश यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हों, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगली है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन बोल जाते से। यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, रोकना। ठीक है, रोकना। अगली रीट है उत्प्रेषण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। यह रीट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। जैसे सपोज दैट कि आपका हाई कोर्ट के अंदर मैटर है और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मैटर चल रहे हैं और उसने अपने अधिकार क्षेत्र में वह मामला जो था वो फाइनल हो चुका है, तो अपने पास उस लंबित मामले को या फाइनल हो चुके मामले को अपने पास बुलवा सकता है, यह कहकर कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। लास्ट रीट है जो कि अधिकार परीक्षा। इस रीट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अधिकार शब्द याद रखना, अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो अधिकार क्षेत्र का प्रश्न यहाँ निहित होता है, इसलिए एवज में पूछी जाती है। जैसे कि मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, किसी ओहदे पे कार्य कर रहा है
वह एज ए डीएम काम कर रहा है, पर वो काम था प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ओहदे के अफसर का, तो इस आधार पे भी मंगवाया जा सकता है कि आप किस अधिकार क्षेत्र में रहकर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है। यदि अगर पूछा जाए कि दोनों रीट्स में से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रीट में किसका एरिया ब्रॉडर है, तो इसका एरिया ब्रॉडर है। ठीक है। इसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, हाई कोर्ट का है तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमारी जो न्याय की प्रणाली है वे क्रमवार चलती है। डायरेक्ट कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तो जाता नहीं है, पहले हाई कोर्ट में आएगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ना जाए इसीलिए हाई कोर्ट जैसे बीच में बना हुआ है, प्रत्येक राज्य का अपना अलग है, किंतु दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक हो सकता है, जैसे यूटीज में होता है। आप देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का अलग है ना, अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट आप देखते हैं कलकत्ता लग जाता है। तो इस प्रकार इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मूल अधिकार में इसका कम है। ठीक। और 5 प्रकार की रीट होती है, इसको संवैधानिक उपचार भी कहा गया है, पर किसने कहा है, वो अम्बेडकर जी ने कहा है। यदि ऐसे पूछे कि संविधान की किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो वह प्रस्तावना है। ठीक है। इसी टाइप की क्यूरियस चीज़ें जो कि मैच द फॉलोइंग में आती हैं और जिसकी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। RO 2016 और BEO 2020 के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं PCS के और UPPSC के, उसमें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर की परीक्षाएं जो कि UPSC में हो गए, वहाँ पे डेफिनेशन की व्याप पे क्वेश्चन आ जाता है कथन में और कारण में। इस चीज़ को ध्यान देने योग्य है ये। ठीक है।